Welcome everyone. So we were doing neuromuscular adaptation to resistance exercise. So पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या एडेप्टेशन होती है जब भी हम कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग रेजिम में स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो चेंजेस लेट शुरू हो रहे थे 3 वीक्स के अराउंड, जिसको हमने बोला था मसल हाइपरट्रॉफी, उनमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया था दो टाइप के फाइबर्स हैं, टाइप 1 फाइबर्स एंड टाइप 2 फाइबर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था टाइप 1 फाइबर्स का थ्रेशोल्ड जो है थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, अब अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमारा मेन गोल है ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करना, ज्यादा से ज्यादा फोर्स जनरेट करना, तो मैं चाहूंगा मेरे पास ज्यादा से ज्यादा टाइप 2 फाइबर्स हो। ठीक है, और अगर मेरा गोल है एंड्योरेंस ट्रेनिंग का, ठीक है, मैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मेरा जो एम होगा वो होगा कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा टाइप 1 फाइबर्स हो, ताकि मैं उस एक्टिविटी को ज्यादा लंबे टाइम तक कर सकूं, क्योंकि टाइप 1 फाइबर्स की ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो क्या ऐसा होता है कि जो हमारे टाइप 1 फाइबर्स हैं वो टाइप 2 में कन्वर्ट होने लगते हैं विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ठीक है, तो हम जो अब मसल अडेप्टेशन स्टार्ट करेंगे हम स्केलेटल सिस्टम की, वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि फाइबर में क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, जो हमारा फाइबर टाइप है वो किस तरीके से चेंज होता है। तो हमारी बॉडी में मेनली मैंने आपको बताया था टाइप 1 एंड टाइप 2 फाइबर्स होते हैं। ठीक है, टाइप 2 फाइबर्स के ही दो पार्ट होते हैं, टाइप 2A एंड 2X। 2X फाइबर्स जो होते हैं वो और ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं और जल्दी फटीग हो जाते हैं। ठीक है, तो 2A 2X में बस यही फर्क है कि वो और ज्यादा फोर्स जनरेट कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू 2A। अब टाइप 1 और टाइप 2A और टाइप 2X ये प्योर फाइबर्स है जिनका एक फंक्शन है। कुछ फाइबर्स हाइब्रिड फाइबर्स होते हैं जो इन दोनों का फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जो टाइप 1 और टाइप 2A फाइबर्स दोनों का फंक्शन कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड फाइबर्स। कुछ फाइबर्स टाइप 2A एंड 2X का फंक्शन कर सकते हैं, कुछ फाइबर्स तीनों का फंक्शन कर सकते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करके टाइप 1 टाइप 2 में कन्वर्ट होने लगते हैं, या फिर एंड्योरेंस ट्रेनिंग करके टाइप 2 टाइप 1 में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इसका आंसर है डिबेटेबल। ठीक है, कि कुछ रिसर्चेस कहती है कि ये जो कन्वर्जन है टाइप 1 और टाइप 2 में ये होती है, और कुछ कहती है नहीं होती। लेकिन कंक्लूजन यही है कि इतनी ज्यादा लार्ज स्केल में ये कन्वर्जन्स नहीं होती। ठीक है, कि टाइप 1 से टाइप 2 में कन्वर्ट होने लग जाएंगे फाइबर्स अगर हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे। तो मेनली होता क्या है, ये जो हाइब्रिड फाइबर्स हैं इनके मैंने कहा था दोनों के फंक्शन है। ठीक है, तो जब हम ज्यादा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो ये हाइब्रिड फाइबर्स थोड़ा ज्यादा स्पेशलाइज होने लगते हैं। ये जो टाइप 1A और 2 का दोनों का फंक्शन कर रहे थे, ये ज्यादा से ज्यादा टाइप 2 फाइबर्स का फंक्शन करने लगते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास टाइप 2A फाइबर्स तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हाइब्रिड फाइबर्स है वो भी टाइप 2A का काम कर रहे हैं। ठीक है, और स्टडीज में ये भी देखा गया है कि विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग टाइप 2X से थोड़ा बहुत कन्वर्जन होता है इस हाइब्रिड फाइबर में, जो कि है 2A एंड 2X। क्योंकि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में सिर्फ हमको फोर्स जनरेशन नहीं चाहिए, हमको थोड़ी बहुत ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी भी चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं कि अगर मैं थोड़ा सा वेट उठाऊं और मेरी मसल फटीग हो जाए, मैंने फोर्स तो बहुत ज्यादा जनरेट कर लिया लेकिन उसको मैं सस्टेन ही नहीं कर पाया। इसीलिए 2X से ये 2A एंड 2X हाइब्रिड में कन्वर्ट होने लगते हैं या फिर 2A में कन्वर्ट होने लगते हैं, ताकि ओवरऑल मेरी जो ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो, मेरी मसल्स जो है फटीग रेजिस्टेंस भी बने, मैं ज्यादा देर तक एक्सरसाइज भी कर सकूं और ज्यादा फोर्स भी जनरेट कर सकूं। तो मोटा मोटा होता क्या है कि जो फाइबर टाइप में चेंजेस होते हैं, ये जो हाइब्रिड फाइबर्स हैं ये स्पेशलाइज होने लगते हैं और टाइप 2X से थोड़ा बहुत कन्वर्जन इस साइड को जाता है। ठीक है, तो विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हमारे पास ये पूल ऑफ जो फाइबर्स हैं ये थोड़ा बहुत इंक्रीज होने लगते हैं, जिसमें आते हैं 2A 1 एंड 2A के हाइब्रिड एंड 2A एंड 2X के हाइब्रिड। ये जो नंबर ऑफ फाइबर्स है ये थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलते हैं विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब हम ये देखते हैं कि ये जो इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया था, मसल का साइज था जो थोड़े टाइम बाद शुरू हो रहा था अराउंड 3 वीक्स, वो कैसे होता है। तो ये जो इंक्रीज ग्रोथ है, इस ग्रोथ को हम दो चीजों से डिफाइन करते हैं, या तो हाइपरप्लेजिया हो सकता है या हाइपरट्रॉफी हो सकता है। हाइपरप्लेजिया का मतलब है इंक्रीज इन सेल नंबर, ठीक है, और हाइपरट्रॉफी का मतलब है इंक्रीज इन सेल साइज। तो क्या हमारी बॉडी में हाइपरप्लेजिया होती है विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल मसल फाइबर है जिसके अंदर कुछ सार्कोमियर्स है। तो हाइपरप्लेजिया का मतलब मैंने आपको बताया, जो सेल नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 मसल फाइबर आ जाएंगे, ठीक है, जो कि मेरे पास पहले एक था।
तो क्या हमारी बॉडी में ऐसा होता है क्या, नंबर जो सेल है, सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है? तो इसका आंसर भी डिबेटेबल है। कुछ स्टडीज कहती है कि ह्यूमंस में विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो हाइपरप्लेजिया है वो होता है, और कुछ स्टडीज कहती है नहीं होता। ठीक है, एनिमल स्टडीज में देखा गया है कि ये जो हाइपरप्लेजिया है विद एक्सट्रीम कंडीशंस हो सकता है, बट ह्यूमन स्टडीज में इसके आंसर्स मिक्स्ड है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि ह्यूमंस में हाइपरप्लेजिया होता है, लेकिन बहुत ही स्मॉलर एक्सटेंट पे होता है, स्मॉल स्केल में होता है, एंड विद एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स इट कैन बी इंड्यूस्ड। ठीक है, इन ह्यूमंस, अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो हाइपरप्लेजिया का आंसर है कि और रिसर्चेस चाहिए इस फील्ड में, और स्मॉलर एक्सटेंट तक हाइपरप्लेजिया हमारी बॉडी में हो सकता है विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब मेन ये जो ग्रोथ हमको यहाँ पे दिख रही थी, ये जो इंक्रीज्ड मसल क्रॉस सेक्शनल एरिया था, वो होता है ड्यू टू हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी हमारी बॉडी में दो तरीके से हो सकती है, या तो मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी या सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। ठीक है, हाइपरप्लेजिया में मैंने आपको बताया ये जो एक सेल था, मसल फाइबर था, वो दो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, जो सेल का साइज है वो सेम रहता है। ठीक है, ये जो सेल का साइज है ये सेम रहता है, लेकिन इसके अंदर जो नंबर ऑफ सार्कोमेयर्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है, वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ सार्कोमेयर बढ़ गए, तो नंबर ऑफ एक्टिन मायोसिन क्रॉस लिंकेजेस बढ़ जाएगी। अगर इनका नंबर बढ़ेगा तो ज्यादा फोर्स प्रोडक्शन होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर मसल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर पाएगी। ठीक है, तो मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी में जो सेल का साइज है वो सेम रहता है, लेकिन जो उसके अंदर सार्कोमेयर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरी टाइप की हाइपरट्रॉफी होती है सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या होता है, जो टोटल सेल साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पहले सेल साइज इतना था, अब जो इसका ओवरऑल साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो अंदर नंबर ऑफ सार्कोमेयर्स है वो सेम रहते हैं। अब नंबर ऑफ सार्कोमेयर्स अगर अंदर सेम रहेंगे तो हम ज्यादा फोर्स जनरेट तो नहीं कर पाएंगे मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी की तरह, लेकिन ये जो सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज्ड सार्कोप्लाज्मिक वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होती है, सार्कोप्लाज्मिक वॉल्यूम इंक्रीज होती है, तो अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोरेज है वो भी इंक्रीज होती है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है मसल की वो भी इंक्रीज होती है। तो अगर ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोरेज होगी तो हम ज्यादा रेप्स कर पाएंगे किसी भी एक्सरसाइज के, हम ज्यादा देर तक वो एक्टिविटी सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एनर्जी ज्यादा है अब उस सेम कॉन्ट्रैक्शन को करने के लिए। ठीक है, तो अगर सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी हो रही है तो हम नंबर ऑफ रेपिटेशन ज्यादा कर पाएंगे, और अगर हम मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी हो रही है तो हम भले रेप्स कम कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा वेट पे कर सकते हैं उन रेप्स को। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स जनरेट कर सकते हैं। सो वी कैन डिफाइन मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी एज इंक्रीज इन सार्कोमेयर काउंट at constant sarcoplasmic volume, and we can define sarcoplasmic hypertrophy as increased in sarcoplasmic volume with constant number of sarcomeres। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि मायोफाइब्रिलर हाइपरट्रॉफी जब होगी तो नंबर ऑफ सार्कोमेयर्स बढ़ेंगे, ज्यादा फोर्स हम जनरेट कर पाएंगे, तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और अगर साइज बढ़ेगा मसल का तो मसल दिखने में ज्यादा फुलर लगेगी। ठीक है, अब ये जो दोनों हाइपरट्रॉफी है वो अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग से हो सकती है। हमारी बॉडी में दोनों ही टाइप की हाइपरट्रॉफी होगी, लेकिन जिस टाइप की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उस तरफ को ज्यादा झुक जाएगी हमारी हाइपरट्रॉफी। ठीक है, अगर मैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहा हूं तो मेरी बॉडी में सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी भी होगी और मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी भी होगी। लेकिन अगर मैं ज्यादा पावर ट्रेनिंग कर रहा हूं, मतलब जो मेरी रेप रेंजेस रहती है वो 5 से कम कम रहती है, फॉर एग्जाम्पल पावर लिफ्टर्स। ठीक है, तो मेरी जो ज्यादा हाइपरट्रॉफी होगी वो होगी मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी, क्योंकि मेरी बॉडी को डिमांड ही वही है। ठीक है, मेरे को मसल साइज से मतलब नहीं है, मेरे को स्ट्रेंथ से मतलब है, मुझे अपने बॉडी वेट के अंदर रह के मैक्सिमम लिफ्ट करना है। तो इसीलिए उन लोगों में मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी होती है, नंबर ऑफ सार्कोमेयर्स बढ़ते हैं, उनका मसल साइज ज्यादा नहीं होता लेकिन उनमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। पर अगर मेरा गोल है कि मेरे को अपना मसल का साइज बढ़ाना है तो मेरी ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बॉडी बिल्डर्स, तो वो ज्यादा हायर रेप रेंज में ट्रेन करते हैं, मोस्टली 8 से ऊपर या 12 से ऊपर ट्रेन करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो मसल का साइज है वो ज्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी उन लोगों में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी। तो अब वो ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर कर सकते हैं उनकी मसल्स, और ज्यादा लंबे टाइम तक वो उस एक्टिविटी को सस्टेन कर सकते हैं, मतलब ज्यादा रेप्स कर सकते हैं।
और क्योंकि ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर कर रहे हैं तो वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी उस मसल की, और मसल दिखने में ज्यादा बड़ी लगेगी, ठीक है। और उनका गोल भी वही था, मसल साइज इंक्रीज करना। अब हम देखते हैं ये जो मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी है उसके क्या टाइप्स होते हैं। तो मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी दो तरीके से हो सकती है, या तो ये जो सार्कोमेयर्स ऐड हो रहे हैं, या तो ये पैरेलल में ऐड हो सकते हैं, या तो ये सीरीज में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, सार्कोमेयर्स है। आपने देखा होगा कि ऐसे बीच में मायोसिन होता है और उसके ऊपर एक्टिन होता है, ठीक है। तो ये बीच बीच में मायोसिन है और ये बाहर एक्टिन है, और ये एक एक सार्कोमेयर्स का कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। तो मान लेते हैं इनिशियली ये था, ठीक है, हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स थे। हाइपरप्लेजिया में मैंने आपको बताया था हमारे पास ये जो एक नंबर मसल फाइबर है वही दो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास दो मसल फाइबर हो जाएंगे, तो इसको तो अभी हम अलग रखते हैं, बचे ये दोनों। तो ये भी मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी है, ये भी मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी है। इस केस में क्या हुआ, जो नए सार्कोमेयर्स आए हैं वो सीरीज में ऐड हुए हैं, ठीक है, इनके आगे 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 ऐड हो गए। और पैरेलल में क्या हुआ, इसमें जो नए सार्कोमेयर्स ऐड हुए हैं वो पैरेलली ऐड हो रहे हैं, साइड टू साइड। तो अब क्या होगा, जो पैरेलल में ऐड हो रहे हैं उसमें जो फोर्स प्रोडक्शन होगी वो ज्यादा होगी। पहले मान लेते हैं, पहले सिर्फ एक रोप थी जो खींच रही थी, अब इसके पैरेलली दो रोप आ गई, तीन रोप आ गई। तो ऐसे कर करके पैरेलल में जब सार्कोमेयर्स ऐड होंगे तो ज्यादा रोप्स खींचेंगे इस साइड को, ठीक है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, फोर्स प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो पैरेलल में जब भी ऐड होंगे सार्कोमेयर्स तो स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी, फोर्स प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगी। तो नॉर्मली जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी में पैरेलली सार्कोमेयर्स ओरिएंट होते हैं। अब बात करते हैं सीरीज में। तो सीरीज में क्या फायदा है, सीरीज में जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होएगी, शॉर्ट होएगी, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट शॉर्ट होंगे, ये छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, सारे छोटे होंगे। तो जो ओवरऑल वेलोसिटी है इस शॉर्टनिंग की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जब भी सीरीज में ऐड होते हैं सार्कोमेयर्स तो जो कॉन्ट्रैक्शन की वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा यूनिट्स हैं छोटे होने के लिए। तो सारे छोटे होंगे तो ओवरऑल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जो कैपेसिटी है ओवरऑल शॉर्टनिंग की वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो पैरेलल में फोर्स प्रोडक्शन ज्यादा होती है, सीरीज में शॉर्टनिंग कैपेसिटी एंड वेलोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ये नॉर्मल जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप करते हो उससे इंड्यूस हो सकता है, और सीरीज में जब ऐड होते हैं, जब आप ज्यादा वो वाली एक्सरसाइजेस करते हो, वो वाली टाइप ऑफ ट्रेनिंग करते हो जिसमें स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल को आप यूज करते हो, मतलब फुल रेंज में जाते हो फिर इलास्टिक एनर्जी स्टोर करके यूज करते हो, जैसे कि स्प्रिंटिंग, प्लायोमेट्रिक्स, या फिर इसेंट्रिक में जब आप हैवी लोडिंग करते हो जैसे कि नॉर्डिक कर्ल्स। तो इससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स है वो फुल स्ट्रेच पोजीशन में जाती है और वहां से पावर जनरेट करती है। तो अभी तक हमने देखा कि हमारी मसल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो पर ये चेंजेस कराने के लिए, ये हाइपरट्रॉफी कराने के लिए हमने शुरू में देखा था कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस का इंक्रीज होना जरूरी है। तो अभी हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस कैसे इंक्रीज होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो इसके लिए आपको mTORC1 पाथवे समझना पड़ेगा, ठीक है। mTORC1 पाथवे बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे सिग्नलिंग प्रोटीन्स है बीच में। तो हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि mTORC1 किस तरीके से मसल प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, स्पेशली जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ठीक है, तो mTORC1 है मेमेलियन टारगेट ऑफ रिपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स। इसका काम है कि आसपास के एनवायरनमेंट में चीजें सेंस करना कि क्या हमारे पास न्यूट्रिएंट है कि नहीं, क्या जरूरत है कि नहीं, ठीक है। और जब ये सारी चीजें सेंस कर लेता है तो ये डिसाइड करता है कि क्या सेल में ग्रोथ होनी चाहिए कि नहीं। तो ये एक मास्टर कंट्रोलर की तरह काम करता है सेल ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसका एक्टिवेट होना जरूरी है अगर हमें मसल प्रोटीन सिंथेसिस कराना है। तो अब ये एक्टिवेट कैसे होता है हम वो देखते हैं। तो mTORC1 एक्टिवेट होता है थ्रू रेब और रैग जीटीपीएस एक्टिविटी, ठीक है। रेब जब जीटीपी से बाउंड होगा तब वो mTORC1 को एक्टिवेट करेगा, और रैग जब जीटीपी से बाउंड हो जाएगा तो वो mTORC1 को लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के पास खींच के ले आएगा। mTORC1 हमारे सेल में अलग अलग जगह पे पड़ा हुआ है, लेकिन अगर इसको एक्टिवेट होना है तो इसको लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो रैग क्या करता है, जब हमारी बॉडी में अमीनो एसिड इंक्रीज होते हैं, अमीनो एसिड के इंक्रीज को ये सेंस करता है रैग, और रैग जैसी अमीनो एसिड हमारे सेल में ज्यादा होते हैं तो रैग जीटीपी से बाउंड हो जाता है और mTORC1 को खींच के ले आता है लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के पास। अब जैसे ही mTORC1 यहाँ पे आ जाता है
रेब उसको एक्टिवेट कर सकता है और रैग उसको एक्टिवेट कर सकता है। अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, जो हमारी मसल्स है उनमें मैकेनिकल स्ट्रेस होगा, ये सिग्नल भेजेगी फॉस्फेटिडिक एसिड इंक्रीज कराने के लिए। तो जैसे ही मैकेनिकल स्ट्रेस मसल्स पे आएगा हमारी बॉडी में फॉस्फेटिडिक एसिड इंक्रीज होगा। फॉस्फेटिडिक एसिड अटैच हो जाता है mTORC1 से। mTORC1 मैंने आपको बताया एक कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा, इसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स हैं। तो इनमें से एक डोमेन की एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ। तो जैसे ही हमारी बॉडी में मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से फॉस्फेटिडिक एसिड इंक्रीज होता है, ये जाके बाइंड हो जाता है mTORC1 के साथ, और जब ये mTORC1 के साथ बाइंड होता है ये उसको और स्टेबल कर देता है और इजीली एक्टिवेट कराने में हेल्प करता है। तो अब जब ये फॉस्फेटिडिक एसिड इंक्रीज हुआ, ये mTORC1 के साथ बाइंड हुआ, तो अब इसने इसको और ज्यादा स्टेबल कर दिया। अब ये जो रेब है, रेब इसको और इजीली एक्टिवेट कर पाएगा। अब अगर ये इसको और इजीली एक्टिवेट कर पाएगा तो और ज्यादा मसल प्रोटीन सिंथेसिस होगी, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स होने चाहिए। तो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, न्यूट्रिशन भी अच्छा होना चाहिए। तो अमीनो एसिड ज्यादा होंगे, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस आएगा, mTORC1 एक्टिवेट होगा, ठीक है। पर अब नॉर्मली mTORC1 एक्टिवेट नहीं होता। ये जो दोनों चीजें हैं रेब और रैग, इन पे ब्रेक्स लगे हुए होते हैं। अगर इन पे ब्रेक लगे हुए होंगे तो mTORC1 को एक्टिवेट कर ही नहीं पाएंगे। तो ये जो TSC2 कॉम्प्लेक्स है, ये एक सिग्नलिंग प्रोटीन है जो रेब पे ब्रेक लगा के रखता है, ठीक है। जब तक ये एक्टिवेट रहेगा रेब एक्टिवेट नहीं होएगा, और रेब एक्टिवेट नहीं होगा तो mTORC1 को एक्टिवेट नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पे गेटर1 है, गेटर1 रैग पे ब्रेक लगा के रखता है, ठीक है। तो गेटर1 जब तक एक्टिवेटेड है रैग एक्टिवेट नहीं होएगा और mTORC1 को यहाँ पे लेके ही नहीं आएगा ताकि mTORC1 एक्टिवेट हो सके। अब हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में, मैंने आपको बताया, जो mTORC1 है ये एनवायरनमेंट में सेंस करता है कि क्या क्या स्ट्रेसेस हमारे सेल में पड़ रहे हैं, हमारे सेल में न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, तो जाके ये सिग्नल भेजेगा मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब हमने एक्सरसाइज करी, पहली चीज तो हो गई है, फॉस्फेटिडिक एसिड इंक्रीज होने की वजह से अब mTORC1 स्टेबल हो गया है। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, ये ब्रेक्स हटाने हैं, ठीक है। तो ये ब्रेक्स कैसे हटेंगे, गेटर1 मैंने बोला इसको इनहिबिट करके रख रहा है, तो हमको कोई ऐसी चीज चाहिए जो इस गेटर1 को इनहिबिट कर दे, ठीक है। ये सारे सिग्नलिंग प्रोटीन्स है जो कुछ ना कुछ सिग्नल्स आगे भेज रहे हैं। गेटर1 का काम है रैग को इनहिबिट करके रखना, तो हमको गेटर2 को इनहिबिट करना है, और सॉरी गेटर1 को इनहिबिट करना है। तो गेटर1 को इनहिबिट करता है गेटर2, ठीक है। तो हमें ऐसी चीज चाहिए जो गेटर2 को एक्टिवेट कर सके। गेटर2 एक्टिवेट होगा तो गेटर1 को इनहिबिट कर देगा, गेटर1 अगर इनहिबिट हो गया तो ये ब्रेक हट जाएगा यहाँ से। लेकिन क्या होता है, ये जो गेटर2 है वो भी इनहिबिटेड रहता है कैस्टर1 से और सिस्टीन2 से, ठीक है। तो गेटर2 इनहिबिटेड है तो ये गेटर1 को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। तो नॉर्मली इस तरीके से रहता है हमारी बॉडी में सीन कि ये सारा इनहिबिटेड रहता है और mTORC1 एक्टिवेट नहीं होता। अब मैंने आपको बताया था जब अमीनो एसिड इंक्रीज होते हैं तो दो अमीनो एसिड जो कि होते हैं आर्जिनिन और ल्यूसीन, वो इन दोनों को इनहिबिट कर देते हैं। तो जब आर्जिनिन हमारी बॉडी में ज्यादा होगा तो ये कैस्टर1 को इनहिबिट कर देगा, और जब ल्यूसीन हमारी बॉडी में ज्यादा होगा तो ये सिस्टीन2 को इनहिबिट कर देगा। अब अगर कैस्टर1 इनहिबिट हो जाएगा तो ये यहाँ से इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा गेटर2 को, और सिस्टीन2 अगर इनहिबिट हो जाएगा थ्रू ल्यूसीन तो ये गेटर2 को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब अगर गेटर2 इनहिबिट नहीं हो रहा है तो ये एक्टिवेट हो गया और गेटर2 गेटर1 को इनहिबिट कर देगा। तो गेटर2 गेटर1 को इनहिबिट करेगा और गेटर1 अब आगे जाके रैग को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। अब अगर रैग इनहिबिट नहीं होगा, mTORC1 ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, mTORC1 आ जाएगा लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पे और अटैच हो जाएगा रैग पे, ठीक है। रैग GTPase एक्टिविटी इंक्रीज होगी, mTORC1 यहाँ पे बाइंड हो गया। अब बात करें TSC2 की, ठीक है। TSC2 मैंने बोला रेब को इनहिबिट करके रखता है, रेब इनहिबिट होगा तो mTORC1 को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो हमको कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो इस TSC2 को इनहिबिट करे। तो हमारी बॉडी में दो और सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं, AKT और ERK, ठीक है। AKT होता है प्रोटीन काइनेज B, ठीक है, और ये दोनों इसको इनहिबिट करेंगे। अगर इन दोनों ने इसको इनहिबिट कर दिया तो ये यहाँ से रेब को इनहिबिट नहीं कर पाएगा अब, और अगर ये रेब को इनहिबिट नहीं करेगा तो यहाँ से भी ब्रेक हट गए, यहाँ से भी ब्रेक हट गए। अब mTORC1 कॉम्प्लेक्स फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा और जाके कराएगा मसल प्रोटीन सिंथेसिस। पर अब ये दोनों कैसे एक्टिवेट होते हैं वो हम देखें अगर, अब तो AKT एक्टिवेट होता है जब हमारे सेल के अंदर इंसुलिन ज्यादा होता है, ठीक है।
तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रोटीन को थोड़ा कार्ब्स के साथ लेना चाहिए या वर्कआउट के बाद थोड़े कार्ब्स भी खाने चाहिए। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा होगा तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगा पैनक्रियाज से, और जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा तो ये सिग्नल भेजेगा एकेटी को, ठीक है, और एकेटी इनहिबिट कर देगा TSC2 कॉम्प्लेक्स को, और ERK जो है वो एक्टिवेट होता है ग्रोथ फैक्टर से। तो ग्रोथ फैक्टर्स हमारी बॉडी में तब इंक्रीज होते हैं जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने से ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं और मैकेनिकल स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, और ये जो ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज है ये ERK को एक्टिवेट करेगा और ERK आगे जाके TSC2 को इनहिबिट कर देगा। TSC2 अब पूरी तरीके से इनहिबिट हो जाएगा तो रेब ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट होगा, रेब बाइंड करेगा GTP के साथ और फिर रेब एक्टिवेट कर देगा mTORC1 को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दो मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज करने से mTORC1 कैसे एक्टिवेट हो रहा है। अब कुछ चीजें होती है जिससे mTORC1 इनहिबिट भी हो सकता है, ठीक है। तो उनमें से एक चीज होगी हमारी बॉडी में AMP का इंक्रीज। AMP इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती, सारे ATP यूज हो जाते हैं तो AMP बचता है। तो AMP क्या कर सकता है, इसको स्टिमुलेट कर सकता है, TSC2 एक्टिवेट हो जाएगा अगर AMP ज्यादा होंगे। तो AMP जनरली बढ़ जाते हैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग में, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ एंड्योरेंस ट्रेनिंग करेंगे तो ये एक नेगेटिव फीडबैक दे सकता है mTORC1 को, और mTORC1 फिर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज ये एक्टिवेट हो सकता है विद P53 सिग्नलिंग प्रोटीन, ठीक है। और P53 जनरली तब एक्टिवेट होता है जब हमारी बॉडी में DNA डैमेज होता है, तो ठीक है। तो ये दोनों चीजें TSC2 कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर सकती है और ये आगे जाके इसको इनहिबिट कर सकता है, और अगर रेब इनहिबिट हो गया तो mTORC1 एक्टिविटी आगे होगी नहीं और फिर आगे मसल प्रोटीन सिंथेसिस होगा नहीं, ठीक है। तो इनको अभी हटा देते हैं, हमारा मेन फैक्टर है ये चीजें। तो अगर मैं इसको समराइज करूं 30 सेकेंड्स के अंदर, तो चीजें स्टार्ट होती है अमीनो एसिड के इंक्रीज से, जिसको रैग सेंस करता है, रैग अटैच रहता है रेगुलेटर के साथ। जैसे ही रैग ने सेंस किया कि हमारे सेल में अमीनो एसिड ज्यादा है, ये mTORC1 को अलग अलग जगहों से लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के पास लेके आता है, और जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी में मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से फॉस्फेटिडिक एसिड इंक्रीज होता है। फॉस्फेटिडिक एसिड mTORC1 कॉम्प्लेक्स को स्टेबल कर देता है और इसको एक्टिवेट करने में और इजी कर देता है, ठीक है। अब mTORC1 रैग के साथ अटैच हो रखा है क्योंकि अमीनो एसिड ज्यादा थे, तो अब रेब क्या कर सकता है, रेब जब एक्टिवेट होगा तो वो mTORC1 को एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। तो ये रेब और रैग जो है दोनों जब GTP से बाउंड हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों mTORC1 को एक्टिवेट करेंगे, और mTORC1 अगर एक्टिवेट होगा तो ये मसल प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि रैग और रेब पे ब्रेक्स लगे हुए होते हैं। TSC2 रेब को इनहिबिट करके रखता है और GATR1 रैग को इनहिबिट करके रखता है। तो हमको ये इनहिबिशन हटाना है। ये इनहिबिशन कैसे कैसे हट सकता है, या तो हमारी बॉडी में आर्जिनिन और ल्यूसीन ज्यादा हो तो ये जाके GATR1 को इनडायरेक्टली इनहिबिट कर देंगे और GATR1 आगे जाके रैग को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। और TSC2 को अगर हमें इनहिबिट करना है तो इंसुलिन TSC2 को इनहिबिट कर सकता है, और ग्रोथ फैक्टर अगर हमारी बॉडी में इंक्रीज हो रहे हैं जो कि इंड्यूस होते हैं एक्सरसाइज से, वो भी TSC2 को इनहिबिट कर सकता है। तो अगर ये TSC2 और GATR1 जो कि ब्रेक्स थे ये इनहिबिट हो गए तो अब रेब और रैग एक्टिवेट हो जाएंगे, और रेब और रैग एक्टिवेट हो गए तो mTORC1 को एक्टिवेट करेंगे और मसल प्रोटीन सिंथेसिस कराएंगे, ठीक है। तो ये था सिंपल mTORC1 पाथवे होता क्या है। अब ये मसल प्रोटीन सिंथेसिस के जब ये mTORC1 कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा तो ये मसल प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ और क्या क्या चीजें कराएगा। ये जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन था, प्रोटीन डिग्रेडेशन था, उसको भी कम कर देगा। मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाएगा, प्रोटीन ब्रेकडाउन कम करेगा, और ऑटोफेजी को भी कम कर देगा, ठीक है। ऑटोफेजी का मतलब भी है अपने ही प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना, तो उसको भी कम कर देगा। तो इन टोटल MPS इंक्रीज होने की वजह से और ये दोनों डिक्रीज होने की वजह से मसल प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो जाएगा, और मसल प्रोटीन सिंथेसिस 48 आवर्स तक पीक करेगा। जो भी हमें डैमेज करते हैं ना, मैंने बताया था कि 1 से 2 दिनों के अंदर मसल प्रोटीन सिंथेसिस मैक्सिमम होता है, लेकिन इसको पॉजिटिव बैलेंस में रहना पड़ेगा, और ये पॉजिटिव बैलेंस में तब रहेगा जब हम कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करते रहेंगे और हमारी बॉडी में एमिनो एसिड्स इंक्रीज रहेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज मिलती रहेगी तो ये
मसल प्रोटीन सिंथेसिस पॉजिटिव बैलेंस में रहेगा प्रोटीन ब्रेकडाउन और ऑटोफेजी से, और ये चीजें जब 3 हफ्ते तक रहेंगी या 3 हफ्ते तक कॉन्स्टेंटली रहेगी तो हमारी बॉडी हाइपरट्रॉफी करना शुरू कर देगी, मतलब नए मसल नए सार्कोमेर्स है वो ऐड करना शुरू कर देगी, ठीक है, या फिर सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी होगी या मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी होगी। इन टोटल हमारा मसल क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने लगेगा, मसल क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने लगेगा तो मसल साइज बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सकती है। नाउ वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर वीडियो। हमने ये देख लिया कि न्यूरल एडेप्टेशन क्या होती है और मसल में क्या एडेप्टेशन होती है, पर अब ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारे स्केलेटल सिस्टम में जॉइंट्स भी आते हैं, बोन भी आती है, टेंडन भी आता है। तो एक बार ब्रीफली मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि टेंडन में क्या चेंजेस होते हैं, बोन में क्या चेंजेस होते हैं और जॉइंट में क्या चेंजेस होते हैं, ताकि आप जब भी किसी को एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करो तो आपको ये फायदे पता हो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से क्या होता है कि जो हमारा टेंडन है, टेंडन में कोलेजन सिंथेसिस इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से टेंडन की स्टिफनेस बढ़ती है, और ये प्रोसेस होता है थ्रू मैकेनिकल ट्रांसडक्शन। ये हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की वीडियो में भी पढ़ा था कि जब हम टेंडन में लोड डालते हैं, जिस डायरेक्शन में लोड आ रहा होता है हमारे नए कोलेजन फॉर्म होने लगते हैं उसी डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल ट्रांसडक्शन। तो अब अगर नए कोलेजन बनेंगे तो जो टेंडन की स्टिफनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। टेंडन की अगर स्टिफनेस इंक्रीज होगी तो वो ज्यादा लोड ले सकता है। ये जो हमने बोला था ना यहाँ पे जीटीओ की जो थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको इंक्रीज होने के लिए टेंडन की स्टिफनेस भी ज्यादा रहनी चाहिए। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडन होगा उतना ज्यादा इनिबिशन यहाँ पे कम होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें बोन में, तो बोन में साइट स्पेसिफिक बीएमडी इंक्रीज होगा, मतलब बोन मिनरल डेंसिटी इंक्रीज होगी, और ये होता है थ्रू वुल्फ्स लॉ। वुल्फ्स लॉ ये कहता है कि अगर हम बोन में जिस डायरेक्शन में फोर्सेस डालते रहेंगे तो बोन उधर से अडेप्ट होती रहेगी और वहां से स्ट्रांग होती रहेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्पोर्ट लेते हैं जैसे कि आर्म रेसलिंग, तो आर्म रेसलिंग में हम मेनली हाथ का ही यूज करते हैं और हाथ में सारे फोर्सेस आ रहे होते हैं, तो हमारे आर्म और फोर आर्म की जो बोन्स है उनकी बोन मिनरल डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स। तो जिन जिन पार्ट्स की हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिन जिन बोन में सबसे ज्यादा लोड आ रहा है, उन बोन्स की बोन मिनरल डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो भी उस फैशन में जिस फैशन में लोड पड़ रहा था। अब लास्ट अगर हम देखें जॉइंट में, तो जॉइंट में ये उन लोगों के लिए जिनको इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो हम उनमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक है। तो उसका एक फायदा ये भी होता है कि जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है वो कम हो जाते हैं, और जो मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएजेस है जो आपके ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज को जो डिस्ट्रॉय करते हैं प्रोटीएजेस, उनको कम करता है। तो एविडेंस ये कहता है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कम होते हैं और एमएमपीस कम होते हैं। तो हम जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं या फिर जो और भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं उनमें रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एडेप्टेशंस, ठीक है। कुछ हमारे नर्वस सिस्टम में होती है, कुछ हमारे स्केलेटल सिस्टम में होती है या मस्कुलर सिस्टम में होती है, जिस वजह से हम ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ठीक है। ये जो ग्राफ आपने देखा था, ये जो इंक्रीज स्ट्रेंथ था, ये ड्यू टू न्यूरल चेंजेस भी था और ड्यू टू मसल साइज इंक्रीज भी था, ठीक है। दोनों चेंजेस की वजह से होता है, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है एथलीट का, वैसे ही ये जो न्यूरल एडेप्टेशन और ये हाइपरट्रॉफी के चेंजेस हैं ये कम होने लगते हैं और स्ट्रेंथ एक स्टेगनेंट फेज में आने लगती है। एक लिमिट पे पहुंचने के बाद स्ट्रेंथ इंक्रीज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम भी फुल्ली अडेप्ट हो चुका है और मसल हाइपरट्रॉफी भी एकदम पीक पे पहुंच चुकी है। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए आपको अपनी जो प्रोग्रामिंग है वर्कआउट की, जो वर्कआउट प्लान्स आप बना रहे हैं, जो रेस्ट है, रिकवरी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और थोड़ा बहुत आपके जेनेटिक्स रोल प्ले करती है कि आप इस लेवल से और कितना ऊपर जा सकते हैं। और उस लेवल से भी ऊपर जाने के लिए फिर लोग परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, ताकि इस लिमिट को क्रॉस कर सके। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये लिमिट उसी से क्रॉस हो सकती है। मैंने आपको बताया कुछ चीजें अगर आप वो और अच्छी से करो, जैसे कि स्लीप, न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट प्लानिंग, तो भी आप जो सेट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ है, जहाँ पे प्लेट्यू आ चुका है, वहां से और ऊपर 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 जा सकते हैं।